नमस्कार स्टूडेंट्स। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पर हमारी चर्चा में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय चैप्टर 10 को समझने जा रहे हैं, जो भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस से जुड़ा है। ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि समझिए कि ये सामाजिक न्याय का एक बहुत ही पावरफुल टूल है, जो पारिवारिक कर्तव्यों को कानूनी तौर पर लागू करता है। तो चलिए इसके प्रावधानों को गहराई से समझते हैं। देखिए, इस कानून को समझने से पहले इसके पीछे के मूल सवाल को समझना जरूरी है कि एक समाज अपने सबसे कमजोर लोगों, अपने डिपेंडेंट्स की देखभाल कैसे सुनिश्चित करता है। चैप्टर 10 असल में इसी सवाल का एक कानूनी जवाब है। इसका पहला और सबसे जरूरी मकसद उन लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना है जो खुद अपना गुजारा नहीं कर सकते, ताकि उन्हें बेसहारा ना छोड़ दिया जाए। आज की इस चर्चा में हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका परिचय और इसके पीछे की सोच को समझेंगे। फिर देखेंगे कि कौन कौन मेंटेनेंस का हकदार है। इसके बाद कोर्ट की प्रक्रिया क्या है, आदेश का पालन कैसे होता है, और आखिर में वो कौन सी शर्तें हैं जब ये अधिकार खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस कानून के पीछे का मूल सिद्धांत आखिर है क्या। ये अध्याय सिर्फ एक लीगल प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये सामाजिक न्याय और परिवार के जो कर्तव्य होते हैं उसकी नींव पर बना है। इस अध्याय का सार बस इतना है कि ये एक नैतिक कर्तव्य को, एक मॉरल ड्यूटी को, एक लीगल ऑब्लिगेशन यानी कानूनी दायित्व में बदल देता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति के पास कमाने के साधन है, तो ये कानून उसे अपने आश्रितों का भरण पोषण करने के लिए मजबूर करता है। ये अब कोई मर्जी की बात नहीं है, बल्कि एक कानूनी जिम्मेदारी है। अब हम आते हैं इस अध्याय की सबसे कोर प्रावधान धारा 144 पर। यही वो सेक्शन है जो साफ साफ बताता है कि कौन से लोग हैं जो मेंटेनेंस का दावा कर सकते हैं। कानून यहाँ पर 4 खास कैटेगरीज को सुरक्षा देता है। पहली, पत्नी। दूसरी, नाबालिग संतानें। और यहाँ ध्यान दीजिए, कानून वैध या अवैध संतान में कोई फर्क नहीं करता, जो कि समानता के सिद्धांत को दिखाता है। तीसरी, ऐसी अगल संतानें जो किसी शारीरिक या मानसिक अक्षमता की वजह से आत्मनिर्भर नहीं हैं। और आखिर में, माता पिता जो अब अपनी आजीविका नहीं चला सकते। ये कानून के सोशल सिक्योरिटी वाले मकसद को साफ दिखाता है। यहाँ पत्नी शब्द की कानूनी परिभाषा पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कानून इसका दायरा बहुत बड़ा रखता है। इसमें वो तलाकशुदा महिलाएं भी शामिल हैं जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की है। ये एक बहुत ही प्रगतिशील कदम है जो तलाक के बाद महिलाओं को आर्थिक रूप से असुरक्षित होने से बचाता है। कानून बनाने वाले ये भी समझते हैं कि कोर्ट के फैसले आने में वक्त लगता है, इसलिए फौरी राहत के लिए अंतरिम भरण पोषण का प्रावधान किया गया है। इसका मतलब ये है कि जब तक केस चल रहा है, कोर्ट एक टेम्पररी मंथली अलाउंस तय कर सकता है, ताकि याचिकाकर्ता को तुरंत आर्थिक मदद मिलनी शुरू हो जाए। आपने सुना होगा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कानून इस प्रक्रिया में तेजी पर जोर देता है। साफ लिखा है कि अदालत को जहां तक हो सके नोटिस दिए जाने के 60 दिनों के अंदर अंदर इंटरिम मेंटेनेंस की अर्जी पर फैसला देना होगा। ये सुनिश्चित करता है कि जरूरतमंद को मदद के लिए लंबा इंतजार ना करना पड़े। ठीक है, तो अधिकार पता चल गए, पर सवाल यह है कि इन अधिकारों को क्लेम कैसे करें। कोर्ट की प्रक्रिया क्या है? धारा 145 हमें इसका पूरा रास्ता दिखाती है। धारा 145 इस प्रक्रिया को 3 मेन स्टेप्स में बांटती हैं। पहला है क्षेत्राधिकार यानी ज्यूरिसडिक्शन, के केस फाइल कहाँ करना है। दूसरा है साक्ष्य यानी एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होगा। और तीसरा है एक पक्षीय कार्यवाही यानी एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स का प्रावधान। मतलब अगर दूसरा पक्ष जानबूझकर कोर्ट नहीं आता है, तब भी कार्रवाई चलती रहेगी। ज्यूरिसडिक्शन के मामले में कानून याचिकाकर्ता को काफी सहूलियत देता है। अर्जी कई जगहों पर दायर की जा सकती है, जहां प्रतिवादी रहता है, या जहां पत्नी रहती है, या जहां वो दोनों आखिरी बार साथ रहे थे। इसका मकसद ये है कि याचिकाकर्ता को इंसाफ के लिए दर दर भटकना ना पड़े। देखिए, कोर्ट का कोई भी आदेश तब तक बेकार है जब तक उसका पालन न हो। तो आइए देखते हैं कि कानून अपने आदेश का पालन कैसे करवाता है, और क्या जरूरत पड़ने पर उस आदेश में कोई बदलाव हो सकता है या नहीं।
कानून अपने आदेशों को लागू करवाने के लिए बहुत मजबूत है। अगर कोई आदेश नहीं मानता तो मजिस्ट्रेट न सिर्फ बकाया रकम वसूलने के लिए वारंट जारी कर सकता है, बल्कि हर महीने की चूक के लिए 1 महीने तक जेल की सजा भी दे सकता है। ये एक बहुत बड़ा डेटरेंट है, मतलब ये लोगों को आदेश का पालन न करने से रोकता है। ये भी याद रखना बहुत जरूरी है कि कानून कठोर नहीं है। मेंटेनेंस का आदेश कोई पत्थर की लकीर नहीं होता। धारा 146 साफ कहती है कि अगर किसी भी पक्ष के हालात में कोई बड़ा बदलाव आता है तो सबूतों के आधार पर अदालत भत्ते की रकम को घटा या बढ़ा सकती है। यही चीज इस कानून को प्रैक्टिकल और न्याय संगत बनाती है। अच्छा, अब उन खास स्थितियों को देखते हैं जहां एक पत्नी अपने भरण पोषण का अधिकार खो सकती है, क्योंकि कानून जहां अधिकार देता है वहां कुछ शर्तें भी रखता है। धारा 144 का सबसेक्शन 4 3 ऐसी स्थितियां बताता है जहां पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। पहली, अगर वो अडल्ट्री में रह रही है। दूसरी, अगर वो बिना किसी ठोस वजह के अपने पति के साथ रहने से मना करती है। और तीसरी, अगर वो दोनों आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं। इन प्रावधानों का मकसद अधिकार और कर्तव्य के बीच एक संतुलन बनाना है। चलिए, अब तक हमने जो भी चर्चा की उसकी जो मुख्य बिंदु हैं, जो की टेकअवेज हैं, उन्हें एक बार संक्षेप में समझ लेते हैं। तो संक्षेप में ये अध्याय सामाजिक कल्याण का एक बहुत ज़रूरी कानून है। ये उन आश्रितों के लिए एक क्विक, एक्सेसिबल और इफेक्टिव लीगल रेमेडी है जिन्हें उनके अपनों ने छोड़ दिया है। ये न सिर्फ फौरी राहत देता है, बल्कि अधिकार और कर्तव्य के बीच एक सही संतुलन भी बनाता है। और आखिर में मैं आप सबको एक बड़े कानूनी सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं कि कोई भी कानून एक व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी और उसके सामाजिक कर्तव्य के बीच की जो बारीक लाइन है, उसे कहां और कैसे खींचता है। इस पर सोचिएगा, क्योंकि यही सोच आपको एक बेहतर वकील बनाएगी। धन्यवाद।